तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा ब्लड के बारे में, ब्लड है क्या, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशिष्टता क्या है, प्रॉपर्टीज़, फिर ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सब हम लोग देखे। और फिर ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसमें से इरिथ्रोसाइट के बारे में हम लोगों ने देखा और अच्छे से जाना। इरिथ्रोसाइट के फंक्शन, इरिथ्रोसाइट क्या है, क्यों उसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ये सारे डिटेल्स हम लोग अच्छे से स्टडी किए। अब ये सेकेंड पार्ट्स का जो हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड टॉपिक का सेकेंड पार्ट है, उस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में अवेलेबल आपको किया गया है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो कि करेक्ट है। ठीक है, फिर आगे है आपका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, तो ये हमारा जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड टॉपिक पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग उस नोट्स में जितना स्टडी किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 72 क्वेश्चन सोल्व किया था। इस पार्ट से हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ा के 73 से 74 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये 74 क्वेश्चन है। देखिए, द इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस ड्यूरिंग इंट्रायूटेरन लाइफ हैज़ 3 स्टेज रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन आपके यहाँ 4 दे दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक सही विकल्प को चयनित करना है और वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 75 है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें है क्वेश्चन अंतःगर्भाशयी जीवन के पहली तिमाही को कहते हैं। तो अंतःगर्भाशयी जीवन के पहला तिमाही को क्या बोलते हैं? अंतःगर्भाशयी जीवन का मतलब है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट के फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ के बीच के जो गैप है वो पहला तिमाही कहलाता है। पहला महीना से तीसरा महीना को फर्स्ट तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है? अंतःगर्भाशयी जीवन के पहली तिमाही को कहते हैं माइलोइड अवस्था, हेपेटिक अवस्था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस अवस्था या फिर मेजोब्लास्टिक अवस्था। ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, तो वो आप चूज करेंगे। फिर अब आने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। ये रहा 76वां क्वेश्चन। ठीक है, जो भी लाइन वाइज अच्छे से स्टडी किया है, ठीक है, लाइन वाइज जो अच्छे से अध्ययन किए हैं, एकाग्रचित होकर जिन्होंने पढ़ा है, वही इन सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं और सरलता से दे सकते हैं, एकदम इजीली। और जिन्होंने पढ़ने में लापरवाही किया है, लाइन वाइज स्टडी नहीं किया है इस नोट से, तो वो इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे या फिर आंसर देने में उनको कुछ कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अच्छे से पढ़ें, क्योंकि लाइन वाइज क्वेश्चन यहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो 76वां क्वेश्चन क्या है? इन मेजोब्लास्टिक स्टेज रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। मतलब मेजोब्लास्टिक अवस्था में लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहाँ से होता है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको करेक्ट है, जिसको चूज करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। अंतःगर्भाशयी जीवन के दूसरी तिमाही को कहते हैं द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ इज कॉल्ड। तो ये रहे ऑप्शन, माइलोइड स्टेज, हेपेटिक स्टेज, मेजोब्लास्टिक स्टेज एंड हीमोजोइक स्टेज। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपने अच्छे से स्टडी किया है, लाइन वाइज स्टडी किया है, एकदम एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेटेड होकर आपने स्टडी किया है, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा, ये आप ही करेक्ट करेंगे। और जब डाउट क्रिएट होगा या कोई दिक्कत है तो फिर मेरे से संपर्क करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक करेक्ट ऑप्शन है, उसको आप चूज करें।
ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, 78वां क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हेपेटिक अवस्था के दौरान इरिथ्रोपोइसिस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्या क्या भाग लेते हैं? ए नंबर में क्या दिया है? फेफड़ा, हृदय, अग्नाशय। बी में है मस्तिष्क, अधिवृक्क, महाधमनी। सी में है प्रमस्तिष्क, कार्पस कैलोसम। और डी में है यकृत, लसीकीय अंग एंड प्लीहा। ठीक है। ड्यूरिंग हिपेटिक स्टेज द फॉलोइंग ऑर्गन्स टेक पार्ट इन इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस। लंग्स, हार्ट, पेनक्रियाज। बी में है ब्रेन, एड्रिनल, ऑर्टा। सी में है सेरिब्रम, कार्पस कैलोसम। एंड डी में है लीवर, लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड स्प्लीन। तो आपको यहाँ करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा या उसके बारे में फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, 79वां क्वेश्चन। अंतःगर्भाशयी जीवन के आखिरी तिमाही को कहते हैं। द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ इज कॉल्ड। मेसोब्लास्टिक स्टेज, बी है माइलोइड स्टेज, सी हेपेटिक स्टेज एंड डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अंतःगर्भाशयी जीवन के आखिरी तिमाही को क्या कहते हैं। मेसोब्लास्टिक अवस्था, माइलोइड अवस्था, हेपेटिक अवस्था या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। तो अगर इनमें से कोई है तो उसको करेक्ट आंसर को आपको बताना है, और इसमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपने स्टडी किया है अच्छे से, और जो अच्छे से स्टडी किया है वो तुरंत ही इसका आंसर देगा, और जो स्टडी नहीं किया है या लापरवाही से किया है वो भ्रमित होगा और हमेशा भ्रम में ही रहेगा, और भ्रम का कोई भी इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन। ठीक है। 80वां क्वेश्चन। माइलोइड अवस्था में लाल रक्त कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है। ए नंबर यॉर्क सेक के मेसेनकाइमा परत से, बी नंबर है लसीकीय अंग से, सी में दिया है यकृत और अस्थि मज्जा से, एंड डी प्लीहा से। द रेड ब्लड सेल इज बिल्ड इन द माइलोइड स्टेट। ए फ्रॉम द मेसेनकाइमा लेयर ऑफ यॉर्क सेक, बी फ्रॉम द लिम्फेटिक ऑर्गन, सी फ्रॉम द लीवर एंड बोन मेरो, एंड डी फ्रॉम द स्प्लीन। तो कौन सा है सही विकल्प? तो वो आप करेक्ट करेंगे, आप टिक करेंगे, और टिक करने के बाद आप पहले अपने नोट से मैच करेंगे। सारे क्वेश्चन लाइन वाइज क्वेश्चन हैं, और अपने आप को देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से स्टडी किया है। ठीक है। अपना आकलन आपको खुद ही करना है। ठीक। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन। नवजात शिशु, बढ़ते बच्चे एवं वयस्क में इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? ए यकृत, बी लसीकीय अंग, सी प्लीहा, डी अस्थि मज्जा। वेयर डज द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस टेक प्लेस इन ए न्यूबॉर्न बेबीज, ग्रोविंग चाइल्ड एंड एडल्ट? ए लीवर, बी लिम्फेटिक ऑर्गन, सी स्प्लीन एंड डी बोन मेरो। ठीक है। नवजात शिशु मतलब तुरंत पैदा हुए बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे, जो बच्चे पैदा होने के बाद धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो उन बच्चों में, और जो वयस्क हैं एडल्ट, हमारे एज के या हमारे एज से लेके ओल्ड एज तक, ठीक है, बुढ़ापा अवस्था तक जो है वो एडल्ट कहलाते हैं। तो इन सभी में इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का निर्माण, ठीक है, इरिथ्रोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो ये ऑप्शन में से आपको करेक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है 82वां क्वेश्चन। अस्थि मज्जा के द्वारा लाल रक्त कोशिका का निर्माण या इरिथ्रोपोइसिस कितने चरणों में पूर्ण होता है? ए है 3 चरण, बी 4 चरण, सी 5 चरण, डी 7 चरण। इन हाउ मेनी स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोपोइसिस बाय बोन मेरो कंप्लीटेड? ए 3 स्टेजेस, बी 4 स्टेजेस, सी 5 स्टेजेस एंड डी 7 स्टेजेस। तो आप जो अच्छे से स्टडी किए हैं वो इसका आंसर फटाक से एकदम तुरंत क्विकली दे देंगे, और जिन्होंने अच्छा स्टडी नहीं किया है, स्टडी में कोई कमी है या भ्रम में है, स्टडी में फोकस्ड नहीं है, तो वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए अपना ऑप्शन चूज़ करिए
और करेक्ट करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एरिथ्रोपोएसिस प्रक्रिया का मूल कोशिका है। प्रारंभिक नर्मोब्लास्ट, मध्यवर्ती नर्मोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट या एरिथ्रोइड तथा डी विलंबित नर्मोब्लास्ट। द स्टेम सेल ऑफ एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस इज ईयरली नर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट या एरिथ्रोइड तथा डी लेट नर्मोब्लास्ट। तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। जब एरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी का निर्माण होते रहता है बोन मैरो के द्वारा, एरिथ्रोसाइट का निर्माण, लाल रक्त कोशिका का निर्माण जब बोन मैरो के द्वारा होता है, तो बोन मैरो के द्वारा जो स्टेम सेल होते हैं, जो आरबीसी बनने के स्टेम सेल होते हैं, उस स्टेम सेल के बारे में बताना है कि कौन सा सेल है, इन चारों में से कौन सा स्टेम सेल है जिससे आरबीसी का निर्माण शुरुआत होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 84। आरबीसी निर्माण का पहला चरण है प्रारंभिक नर्मोब्लास्ट, मध्यवर्ती नर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, डी एरिथ्रोब्लास्ट या फिर एरिथ्रोइड। द फर्स्ट स्टेज ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज ईयरली नर्मोब्लास्ट, बी इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट, सी रेटिकुलोसाइट, डी एरिथ्रोब्लास्ट और एरिथ्रोइड। ठीक है, समझ में आया। जब आरबीसी का निर्माण का प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है आरबीसी निर्माण का, शुरुआत बोन मैरो के द्वारा, तो सबसे पहले कौन सा सेल बनता है या कौन सबसे पहला स्टेज कहलाता है, उस स्टेज के बारे में यहाँ हमको बताना है और करेक्ट आंसर को मेंशन करना है। ठीक है, तो वो आप ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा, और आप खुद अपना आकलन इस प्रोसेस के बाद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। एरिथ्रोइड और एरिथ्रोब्लास्ट का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, बी प्लीहा में, सी वृक्क में, डी लाल अस्थि मज्जा में। वेयर आर एरिथ्रोब्लास्ट और एरिथ्रोइड फॉर्म्ड? लीवर, स्प्लीन, किडनी या रेड बोन मैरो। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है जो एरिथ्रोब्लास्ट है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर के द्वारा होता है या स्प्लीन के द्वारा होता है या फिर किडनी के द्वारा होता है या फिर रेड बोन मैरो के द्वारा होता है। तो आप इसका आंसर आप देंगे क्योंकि आपको पता है। ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे से गहराई से स्टडी किया है, तब जाके इस क्वेश्चन वाले सेक्शन में इस वीडियो में आप अभी अवेलेबल हैं और उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आंसर आप देंगे। अब नेक्स्ट है 86वां क्वेश्चन। एरिथ्रोब्लास्ट या एरिथ्रोइड के कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनता है प्रारंभिक नर्मोब्लास्ट, प्रो नर्मोब्लास्ट, मध्यवर्ती नर्मोब्लास्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। एरिथ्रोब्लास्ट और एरिथ्रोइड is formed as a result of cell division. Early nermoblast, pro-nermoblast, intermediate nermoblast and none of these. ठीक है, तो जो एरिथ्रोब्लास्ट है उसके कोशिका विभाजन के बाद क्या बनता है बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि जो एरिथ्रोइड है या एरिथ्रोब्लास्ट है वो जब सेल डिवीजन करता है, उसमें जब उसकी कोशिकाओं में विभाजन होता है, उसके बाद क्या बनता है, कौन सा सेल बनता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87। प्रोनर्मोब्लास्ट का आकार होता है, द साइज ऑफ प्रोनर्मोब्लास्ट इज 18 to 20 माइक्रोन, 14 to 16 माइक्रोन, 12 to 14 माइक्रोन एंड 9 to 10 माइक्रोन। 8 से 10 माइक्रोन, 14 से 16 माइक्रोन या 12 से 14 माइक्रोन या फिर 9 से 10 माइक्रोन। ठीक है, तो ये आप यहाँ करेक्ट आंसर को मेंशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद से डिसाइड करना है क्योंकि आपने स्टडी किया है और आपको पता है कि प्रोनर्मोब्लास्ट का साइज क्या होता है। ठीक है, ओके, जैसे आपको पता है कि आपकी एज क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका बर्थ प्लेस क्या है,
ये नॉर्मली है, वैसे ही यहाँ भी इसका साइज क्या है उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि आपने पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 88वां क्वेश्चन। प्रोनर्मोब्लास्ट के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं बड़े आकार के कणिकाणु, छोटे और बड़े आकार के कणिकाणु, छोटे आकार के कणिकाणु, या कुछ भी नहीं पाए जाते। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोनर्मोब्लास्ट आर फाउंड लार्ज ग्रेन्यूल्स, स्मॉल एंड लार्ज ग्रेन्यूल्स, स्मॉल ग्रेन्यूल्स, डी नंबर है नॉन ऑफ दीज आर फाउंड। ठीक है, तो जो प्रोनर्मोब्लास्ट है जो कि इरिथ्रोपोइसिस का स्टेज है, उस प्रोनर्मोब्लास्ट स्टेज में जो उसके साइटोप्लाज्म होते हैं, प्रोनर्मोब्लास्ट सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, उस साइटोप्लाज्म में किस प्रकार के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, स्मॉल होते हैं, लार्ज होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, 89वां क्वेश्चन। प्रारंभिक नर्मोब्लास्ट का आकार कितना होता है? 18 से 20 माइक्रोन, बी 14 से 16 माइक्रोन, सी 12 से 14 माइक्रोन, डी 9 से 10 माइक्रोन। व्हाट इज द साइज ऑफ ईयरली नर्मोब्लास्ट? 18 to 20 माइक्रोन, 14 to 16 माइक्रोन, 12 to 14 माइक्रोन, 9 to 10 माइक्रोन। तो ये आप स्टडी किए हैं, आपको इसका एग्जैक्ट साइज पता है, तो वो साइज वाले, करेक्ट साइज वाले ऑप्शन को आपको चूज़ करना है और यहाँ आपको आंसर सही करना है। ठीक है, क्योंकि आपने बार बार बोल रहा हूँ लाइन वाइज स्टडी अच्छे से किया है, तो ये आपके लिए ईजिली है, सोल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन। प्रारंभिक नर्मोब्लास्ट एरिथ्रोपोइसिस का कौन सा चरण है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। ईयरली नर्मोब्लास्ट इज विच स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस? ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी फिफ्थ। तो जो प्रारंभिक नर्मोब्लास्ट है, ईयरली नर्मोब्लास्ट, ये इरिथ्रोपोइसिस के 7 स्टेज में से कौन सा स्टेज है? पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, 7 स्टेज होते हैं, 7 में से आपको 4 स्टेज दिए गए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज़ करना है, दूसरा है या फिर तीसरा है या फिर चौथा है या फिर पाँचवा है। ठीक है, क्योंकि आपने स्टडी किया है तो इसका आंसर भी आप ही को देना है। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, क्रोमेटिन पाया जाता है ए मध्यवर्ती नर्मोब्लास्ट के केंद्रक में, बी प्रो नर्मोब्लास्ट के केंद्रक में, सी रेटिकुलोसाइट के केंद्रक में, डी प्रारंभिक नर्मोब्लास्ट के केंद्रक में। क्रोमेटिन इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट, न्यूक्लियस ऑफ प्रोनर्मोब्लास्ट, न्यूक्लियस ऑफ रेटिकुलोसाइट, न्यूक्लियस ऑफ ईयरली नर्मोब्लास्ट। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जो हमारे किसी भी सेल्स के, कौन से सेल्स के, किसी भी कौन से सेल्स के, यूकैरियोटिक किसी भी सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं, जो कि धागे नुमा संरचना होते हैं। ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो किस में है आपको बताना है। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 92। इरिथ्रोपोइसिस का दूसरा चरण है प्रोनर्मोब्लास्ट, बी प्रारंभिक नर्मोब्लास्ट, सी विलंबित नर्मोब्लास्ट, डी रेटिकुलोसाइट। द सेकेंड स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इज प्रोनर्मोब्लास्ट, बी ईयरली नर्मोब्लास्ट, सी लेट नर्मोब्लास्ट, डी रेटिकुलोसाइट। तो ये जो इरिथ्रोपोइसिस का दूसरा चरण है, द सेकेंड स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, कौन सा है? तो उस नाम को बताना है, सेकेंड स्टेज इन चारों में से कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है वो आप अच्छे से जानते हैं, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर को बताना है और करेक्ट आंसर बता के उसको आगे बढ़ना है।
क्योंकि इसी से आपको स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर के सेक्शन रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यवर्ती नर्मोब्लास्ट का आकार कितना है? ए नंबर 18 से 20 माइक्रोन, बी है 14 से 16 माइक्रोन, ऑप्शन सी है 12 से 14 माइक्रोन, ऑप्शन डी है 9 से 10 माइक्रोन। व्हाट इज द साइज ऑफ इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट? 18 to 20 माइक्रोन, बी 14 to 16 माइक्रोन, सी 12 to 14 माइक्रोन, डी 9 to 10 माइक्रोन, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट है उसका जो साइज है, उस सेल का, इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट में जो सेल है उस सेल का साइज कितना है उसको आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो वो करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है जो कि करेक्ट है और वही एग्जैक्ट सही है। अब क्वेश्चन नंबर 94, एरिथ्रोपोएसिस के कौन से चरण में हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है? HB का मतलब हीमोग्लोबिन, ठीक है, शॉर्ट में उसको HB लिखते हैं, कैपिटल H स्मॉल b एक साथ। तो ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन 4 है चौथा। इन विच स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोएसिस हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स गेटिंग प्रोड्यूस्ड? ठीक है, ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं। चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है और वही ऑप्शन ही सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत। हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन सही 3 गलत हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 95, अपरिपक्व आरबीसी के नाम से जाना जाता है? ए लसीकाणु, बी रक्ताणु, सी रेटिकुलोसाइट, डी कुछ भी नहीं। इनमेच्योर आरबीसी इज इट नॉन एज? ए लिम्फोसाइट, बी रेटिकुलोसाइट, सी रेटिकुलोसाइट, डी नथिंग, ठीक है। बी नंबर में जो रक्ताणु है उसको इंग्लिश में मैंने रेटिकुलोसाइट लिखा है, वो गलत है, वहाँ पे होगा इरिथ्रोसाइट। ए लिम्फोसाइट, बी इरिथ्रोसाइट, सी रेटिकुलोसाइट एंड डी नथिंग, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सही है, बी में मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है इंग्लिश वाले सेक्शन में, बी में वहाँ इरिथ्रोसाइट होना चाहिए तो मैंने रेटिकुलोसाइट लिखा है, ठीक है, वो मिस्टेक हो चुका है, उसको आप समझिएगा। रक्ताणु का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 96, इरिथ्रोपोएसिस के दौरान रेटिकुलोसाइट चरण में केंद्रक अदृश्य हो जाता है, बी नंबर केंद्रक बड़ा हो जाता है, सी केंद्रक छोटा हो जाता है, डी केंद्रक पूरे कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। इन रेटिकुलोसाइट स्टेज ड्यूरिंग इरिथ्रोपोएसिस ए न्यूक्लियस बिकम्स इनविजिबल, बी नंबर है न्यूक्लियस बिकम्स लार्जर, सी ऑप्शन है न्यूक्लियस बिकम्स स्मॉलर, डी न्यूक्लियस इज स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जो इरिथ्रोपोएसिस का 6वां स्टेज कहलाता है रेटिकुलोसाइट स्टेज, उस स्टेज में जो न्यूक्लियस होते हैं सेल्स के, तो रेटिकुलोसाइट सेल्स में जो न्यूक्लियस हैं वो बड़े हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, फिर पूरे साइटोप्लाज्म में फैलते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चुनना है, ठीक है।